इसके बाद आप जो तीसरी डिस इकोनॉमी वाली, वो कहता है डिस इकोनॉमी कैसे क्यों होती है। लार्ज फार्म नीड कोऑर्डिनेशन अमंग देयर वेरियस यूनिट्स व्हिच रिक्वायर मॉनिटरिंग कॉस्ट। अगर छोटा कारोबार है तो वहां पर 2-3 बंदे होंगे, बड़ा है तो 100 बंदे होंगे काम करने वाले। अब 100 लोगों के दरमियान कोऑर्डिनेशन रखने के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक किस्म का बड़ा कारोबार होना भी या बहुत बड़ी प्रोडक्शन वाला सिस्टम होना भी मुश्किल में डाल देता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू हायरार्किकल मैनेजमेंट व्हिच कॉजेस कॉस्ट फॉर द फर्म। अब यहाँ पर अगर अकेला बंदा दुकान चला रहा है तो उसे पता है यहाँ पर जो भी फैसला है मैंने खुद करना है। अगर कोई बड़ा कारोबार है जहाँ पर फैसला करने वाले 5-6 लोग हैं तो वो इस तरह से डिसीजन मेकिंग फिर डिले होगी, हर बंदे को राजी करना, उनकी रजामंदी, फिर हर बंदे के साइन होना। तो यहाँ पर जो इस तरह पहले कोई सीएफओ डायरेक्टर हो, फिर उसके नीचे सीएफओ हो, फिर उसके नीचे कोई मैनेजर हो, फिर कोई सुपरवाइजर हो, तो इस तरह से लंबी अगर लाइन हो ऑफिसर्स की तो वो फिर काम को लंबा कर देती है डिसीजन मेकिंग में। टू मच इंक्रीज इन स्टाफ कॉस्ट द कॉस्ट देन कॉस्ट कॉस्ट देन प्रोडक्टिविटी। वही बात है कि अगर ज्यादा लोग आ जाए तो काम की बजाय वो फिर उल्टा हमारे लिए नुकसान होगा। डिस्प्यूट टेंशन कॉन्फ्लिक्ट कॉज द कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट एंड कॉस्ट कॉस्ट फॉर द फर्म। कॉस्ट का मतलब है कि एक किस्म का नुकसान होगा फर्म को या दुकान को। तो वो कहते हैं इस तरह के फिर उनमें लड़ाई झगड़े वगैरह भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं मुख्तलिफ बातों में। अच्छा, इसके बाद क्या है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, वो जो प्रोडक्ट हमने बना लिया है उसको बेचकर जो हमारे पास पैसा आ रहा है। इनकम और मनी विच ए फर्म अर्न्स बाय सेलिंग इट्स गुड इन मार्केट। टोटल रेवेन्यू इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल सेल्स विद इट्स सेल्स प्राइस। हमने कहा है कि यार हमारे पास जो हम आज 100 रुपये हमने कमाया है वो कैसे कमाया। अगर कोई हमसे पूछ लेता है कि तुमने कितनी चीजें बेची हैं तो 100 रुपया कमाया है, तो हम उसे कहते हैं कि यार देखो मैंने किसी प्रोडक्ट के 10 यूनिट बेचे हैं और हर प्रोडक्ट की कीमत 10 रुपए थी। तो इस तरह से मुझे पता चल गया कि एक प्रोडक्ट एक यूनिट की कीमत 10 रुपए थी और 10 यूनिट बेचे हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। तो इस तरह से मुझे 100 रुपया मिला है, आज 100 रुपया मैंने कमाया है। तो टोटल रेवेन्यू जब निकालना हो तो हम ये देखते हैं कि एक जो चीज हमने बेची है उसकी कीमत कितना है और कितने यूनिट्स बेचे हैं, ठीक है, कितने पैकेट्स बेचे हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सेल प्राइस इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल सेल्स, पी इंटू क्यू। पी मतलब प्राइस, क्यू मतलब क्वांटिटी जितनी बेची है। एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। अब हम कहते हैं कि यार आज हमने 100 रुपया कमाया है, ठीक है, तो हमने ये देखना है कि हर यूनिट से हमने कितने रुपए कमाए हैं। तो हम यही कहते हैं कि 100 रुपया कमाया है और बेचे 10 यूनिट है, तो 100 रुपया डिवाइडेड बाय 10 यूनिट, तो मतलब हर यूनिट से हमने 10 रुपए कमाए हैं। मार्जिनल रेवेन्यू, अब देखें सारे कंसेप्ट सेम आ रहे हैं। टोटल कॉस्ट था, एवरेज कॉस्ट था, मार्जिनल कॉस्ट था, फिर टोटल प्रोडक्ट था, एवरेज प्रोडक्ट था, मार्जिनल प्रोडक्ट था। अब टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी इजाफी यूनिट को बेचने से जितना हमारे 10 यूनिट बेचे तो 100 रुपया कमाया, अब 11 यूनिट बेचे तो 110 रुपया कमाया। अब इजाफी 11वें यूनिट बेचने से जो इजाफी 10 रुपए कमाए हैं वो मार्जिनल रेवेन्यू है। और देखें ऊपर एवरेज रेवेन्यू में हमने जस्ट टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड लिखा है। मार्जिनल में देखें चेंज का साइन डेल्टा का लगाया हुआ है क्योंकि ये मार्जिनल है ना, इजाफी चेंज फलां 10 यूनिट से आगे 11 यूनिट तक जो चेंज है एक यूनिट का, इसमें हम उस इजाफी को देखते हैं। इसके बाद है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आप गली मोहल्ले में या ओवरऑल कोई कहीं पर किसी बाजार वगैरह में जो दुकानें हैं वो किस तरह से बिहेव करती हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, अगर किसी एक देहात वगैरह में कोई अकेला बंदा डॉक्टर बैठा है तो उस डॉक्टर को पता है कि यार इस पूरे इलाके में और कोई डॉक्टर नहीं है, तो वो अपनी मर्जी की प्राइस रखेगा, कि फीस रखेगा उससे क्या कहते हैं मरीजों से। लेकिन अगर उसे पता है कि यार मेरे साथ 3-4 और डॉक्टर भी बैठे हैं तो पेशेंट्स किसी और के पास भी जा सकते हैं, तो इस टाइम अपनी फीस रखते हुए वो सोचेगा कि यार मैंने ज्यादा फीस नहीं रखनी, कहीं पेशेंट्स जो हैं वो मेरे पास आने की बजाय किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो इस तरह से फिर हमने ओवरऑल मार्केट में ये देखते हैं कि दुकानें कम हैं या ज्यादा हैं, इसको देखते हुए ही दुकानदार अपनी कीमत सेट करता है। तो एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। मतलब जो दुकानें हैं उनके दरमियान जो कंपटीशन होता है, दुकानों का कंपटीशन होता है ना मुख्तलिफ बिजनेसेस का आपस में, कि किसका बिजनेस अच्छा जा रहा है, किसका कम है, किसने कीमत ज्यादा रखी हुई है, किसने कम रखी हुई है। तो इस तरह से जैसे स्टूडेंट्स के दरमियान कंपटीशन होता है, कौन टॉपर बच्चा है, कौन थोड़ा एवरेज बच्चा है, कौन बिलो एवरेज है, इसी तरह मुख्तलिफ कारोबारी लोगों के दरमियान भी कंपटीशन होते हैं कि किसकी दुकान अच्छी चल रही है, किसकी अच्छी नहीं चल रही। तो इस कंपटीशन की ओवरऑल जो मेजर 2 टाइप्स हैं, एक है परफेक्ट कंपटीशन और एक है इम्परफेक्ट कंपटीशन। जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है उसकी मजीद आगे 3 डिवीजन हैं।
एक होती है मोनोपोली, एक होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और एक होती है ओलिगोपोली। इसको ओलिगोपोली भी पढ़ा जाता है लेकिन ओलिगोपोली थोड़ा बेहतर है। तो इस तरह से जो मार्केट स्ट्रक्चर है कि मार्केट में किस तरह का कंपटीशन है, ओवरऑल दो स्टेजेस हैं, एक है परफेक्ट कंपटीशन, एक है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट की मजीद आगे तीन क्लासिफिकेशन है, तीन डिवीजन हैं, तीन टाइप्स हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। इसके बाद हम देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन जो पहली कैटेगरी है उसका मतलब क्या है। परफेक्ट मतलब आपको पता है जब एक चीज पूरी तरह से मुकम्मल हो। ए परफेक्ट ए फर्म कंपटीशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेल्स होमोजेनियस प्रोडक्ट्स एट सेम मार्केट प्राइस। वो कहता है कि जब किसी इलाके में दुकान एक नहीं ज्यादा हो, पहला क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ज्यादा दुकानें हैं, सेल होमोजेनियस, एक जैसा प्रोडक्ट बेच रही है एक ही कीमत पर। असल दिमाग में बिठाने वाली जो बात है ना यहाँ पर, वो है सेम मार्केट प्राइस, जिसको मैंने येलो कलर दिया हुआ है। तो परफेक्ट कंपटीशन के कंसेप्ट को हमने आगे लेकर जैसे चलना है, तो मेन जो हिंट, मेन पॉइंट है इसका, वो ये वाला है, सेम मार्केट प्राइस। जब भी कोई बंदा आपसे पूछे कि हाँ भी बताओ परफेक्ट कंपटीशन का सैंपल क्या है, क्या निशानी होती है, आपने कह देना है कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं जो जो चीजें बेच रही है ना, सब ने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की एक ही कीमत रखी हुई है। अब सपोज समझ लें कि लाहौर में किसी मार्केट के अंदर बर्गर की 10 दुकानें हैं, तो 10 बेचने वाले लोग हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ फर्म है, कोई एक बर्गर वाला तो नहीं है, ज्यादा है। सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट, सारे के सारे एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अंडे वाला बर्गर, ठीक है। 10 दुकानें हैं और सारे अंडे वाला बर्गर बेच रहे हैं और सारे के सारे 100 रुपए का बेच रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन किसे कहते हैं, जब ज्यादा दुकान, एक दुकान नहीं। तो ये आपने दिमाग में रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन में सेम मार्केट प्राइस। सपोज चिकन, वीट एंड एग मार्केट, मतलब चिकन जो भी बेच रहे हैं तो सब ने एक जैसी प्राइस रखी होगी, एक जैसा रेट रखा हुआ होगा, वीट का, एग का वगैरह। इसके बाद क्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ऐसे भी हालात होते हैं देहात में जहां पर बेचने वाला अकेला बंदा हो, अकेला डॉक्टर हो, लेकिन वो कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन हम तभी कहेंगे जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर हो, जहां खरीदने वाले ज्यादा लोग हों और बेचने वाले भी ज्यादा दुकानें हैं। नो प्रोड्यूसर कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर होमोजेनियस और आइडेंटिकल और सेम प्रोडक्ट। वो कहता है कि 10 दुकानें बर्गर की हैं और सारे का जो अंडे वाला बर्गर है, अगर अंडे वाले की सब की एक जैसी कीमत हो, मतलब हमने किसी एक प्रोडक्ट को दिमाग में रखना है ना, आप दुनिया जहां के सारे प्रोडक्ट को दिमाग में तो नहीं रख सकते। तो हम दिमाग में परफेक्ट कंपटीशन को समझने के लिए हम दिमाग में यही रखेंगे, जहां पर बेचने वाले भी ज्यादा लोग होंगे और सब जो एक प्रोडक्ट बेच रहे होंगे उस एक प्रोडक्ट की सब की कीमत एक जैसी रखेंगे, सारे एक, सब ने एक जैसी कीमत रखी हुई होगी, कोई अपनी तरफ से डिफरेंट प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म इन मार्केट, एक कोई मार्केट वगैरह है उसके अंदर पहले 5 दुकानें हैं, कोई छठा बंदा आकर अपनी दुकान बना सकता है या कोई बंदा वहां पर अपनी दुकान खत्म भी कर सकता है। बायर्स एंड सेलर्स शुड हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। क्या मतलब है कि जो बेच इस टाइम हमें, अब देखें 10 दुकानें हैं ना, तो हर दुकानदार को पता होना चाहिए कि इस टाइम एक अंडे वाले बर्गर की कीमत सबने कितना रखी हुई है, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन, उसे पता है मैंने सेम प्राइस रखनी है बाकियों की तरह। और जो खरीदने गया है उसे भी पता होना चाहिए कि हर दुकान के ऊपर एक जैसी कीमत ही होगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड, but factors of production are mobile. Firms are price takers, ये एंड पॉइंट है। Firms are price takers, not price makers. हर दुकान जो है वो पाबंद है, उसने उतनी ही कीमत रखनी है जितनी उसके साथ वाले लोगों ने रखी हुई है। वो प्राइस खुद से मेक नहीं कर सकती, वो प्राइस मेकर नहीं है, वो प्राइस टेकर है। वो उतनी ही कीमत पे करेगी, उतनी ही कीमत रखेगी, उतनी ही कीमत प्राइस सेट करेगी जो उसके साथ वाले दुकानदारों ने रखी हुई है। दे डोंट हैव इन्फ्लुएंस ऑन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कोई दुकान अपना असर नहीं रख सकती उस प्रोडक्ट की कीमत के ऊपर। हर बंदे को उतनी कीमत रखनी होगी जो सब ने रखी हुई है। प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, पता नहीं ये क्यों लिखा हुआ है। प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई, मतलब वही है कि अगर डिमांड ज्यादा होगी तो कीमत बढ़ जाएगी, अगर डिमांड कम होगी तो फिर प्राइस कम होगी। इसकी टेबल रिप्रेजेंटेशन, इसी कंसेप्ट को लेकर ही हमने आगे चलना है। और मैंने बार बार जोर दिया है इस कंसेप्ट में जो मेन पॉइंट है वो कौन सा है, सेम मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर देखें, सपोज पहले इसकी क्वांटिटी क्या है, हमने एक चीज अंडे वाला बर्गर है, हमने उसकी 10 रुपए कीमत रखी हुई है, लेकिन पहले दिन कोई बंदा नहीं लेने आया, तो जाहिर सी बात है फिर हमें रेवेन्यू कुछ नहीं मिला। तो जब रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कुछ नहीं, तो एवरेज भी कुछ नहीं है, मार्जिनल भी कुछ नहीं है। अगले दिन फिर हमने एक बर्गर बेच दिया है, एक बर्गर हमारा आज बिक गया है,
तो एक बर्गर बिका है तो क्वांटिटी कितनी हुई, एक। ये क्वांटिटी किसको शो करती है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, जो प्रोडक्ट हमने बेचा है वो कितने यूनिट्स बेचे हैं, कितनी मिकदार में बेचा है, तो ये उसकी क्वांटिटी है। तो अगले दिन हमने एक बर्गर बेच दिया है तो वो 10 रुपए का बिका, तो हमें टोटल कितना रेवेन्यू मिला, 10 रुपए, क्योंकि उसकी 10 कीमत रखी हुई थी तो 10 रुपए मिले क्योंकि एक बर्गर बेचा। एवरेज रेवेन्यू मतलब कितना, कि कितने प्रोडक्ट बेचे तो हर प्रोडक्ट से कितना पैसा कमाया, तो एक ही प्रोडक्ट बेचा जो कि 10 का था तो एवरेज भी इतना ही निकला, एक जो है। फिर मार्जिनल इजाफी है, तो पहले दिन कुछ नहीं था, अब एक बेचा है तो इजाफी 10 रुपए मिले हैं पहले दिन के इस पर। फिर अगले दिन हमने दो बर्गर बेचे तो दोनों के हर बर्गर की कीमत हमने वही 10 रखी। देखने वाली बात क्या है कि क्वांटिटी हर बढ़ते हुए दिन के साथ बर्गर ज्यादा बिक रहे हैं। पहले दिन कुछ नहीं बिका, फिर 1 2 3 4 5, हर गुजरते दिन के साथ बर्गर बिकने वाली तादाद में इजाफा हुआ है। लेकिन ये है परफेक्ट कंपटीशन। दिमाग में रखना है कि यहाँ पर हमने प्राइस रखी हुई है सेम, तो प्राइस वाले कॉलम पे गौर करें, प्राइस हर रो में हर केस में 10 है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि उस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है, परफेक्ट कंपटीशन को सेम मार्केट प्राइस, प्राइस हर दिन एक ही है, हमने बढ़ाई नहीं है ना कम नहीं की है, तो प्राइस सेम है। तो जब एक बर्गर बिका 10 रुपए का तो 10 रुपए मिले, दो बर्गर बिके 10 रुपए वाले तो 20 रुपए मिले, तीन बर्गर बिके 10 रुपए वाले तो 30 रुपया कमाया। अब एवरेज निकालना है, अब 30 तो टोटल कमाया है ना, इसको डिवाइड करना है, कितने बर्गर बेचे, 3 बेचे तो एवरेज 10 रुपए निकली, मतलब हर बर्गर से 10 रुपया कमाया। और मार्जिनल क्या है, 10 है, क्योंकि पहले दिन देखो कुछ नहीं बिका, अगले दिन एक बर्गर बिका तो 10 रुपए, उससे अगले दिन दो बर्गर बिके तो दो बिके, लेकिन इजाफी तो एक था ना, एक तो पहले भी बिका था पिछले दिन, तो इजाफी मतलब 10 रुपए कमाए। उससे अगले दिन 3 बर्गर बिके, टोटल 30 रुपए कमाया, हर एक बर्गर से 10 कमाया, लेकिन इजाफा कितना था, वो भी 10 रुपए का था, क्योंकि 20 तो इससे पिछले दिन भी हमने कमाए हुए थे, तो इजाफी 20 और 20 का फर्क देखें, 10 रुपए का है। टेबल के अंदर आप गौर करें, जो प्राइस वाला कॉलम है उसमें देखें सारा 10 10 10 10 10 है। उसके बाद आप एवरेज रेवेन्यू वाला कॉलम देखें तो इसमें सारा जीरो के बाद 10 10 10 है। उसके बाद आप मार्जिनल रेवेन्यू वाला देखें तो उसमें भी जीरो के बाद 10 10 10 है। तो ओवरऑल तीन चीजें मैच कर रही हैं, एक जैसी हैं, एक प्राइस वाला कॉलम, एक एवरेज रेवेन्यू वाला और एक मार्जिनल रेवेन्यू वाला। तो इसको देखें आप, जब रिजल्ट निकाला तो हमने यही कहा है कि प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सारे इक्वल है, सब की सेम आ रही थी फिगर, 10 10 उधर भी 10 उधर भी 10। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें देखें हमने नीचे रखी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मतलब क्वांटिटी, और इधर हमने रखी है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। नीचे हमने सपोज लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 मुख्तलिफ यूनिट्स, और इधर भी हमने ऐसे ड्रा किए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्टिकल एक्सिस, प्राइस एक्सिस पे। तो हमने प्राइस कहाँ पर ड्रा करनी है, प्राइस का पॉइंट 10 के ऊपर, क्योंकि प्राइस सेम है और है भी 10 के ऊपर। तो देखो हमें एक ही सिर्फ लाइन मिल रही है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो प्राइस सेम है 10 रुपए, तो इसलिए हमने हर पॉइंट इसी लाइन में ड्रा किया, तो इस तरह से हमें सेम हॉरिजॉन्टल लाइन मिली है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्राइस बिल्कुल सेम थी। और हमने कह दिया कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू भी सेम है, वो भी 10 है वो भी 10 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि एवरेज रेवेन्यू भी इसी लाइन में आएगा और मार्जिनल रेवेन्यू भी इसी लाइन में आएगा। तो हमने ओवरऑल परफेक्ट कंपटीशन में क्या देखा है कि ये मार्केट का ऐसा कंपटीशन है जिसमें जो प्राइस है हमेशा सेम रहती है। प्राइस को सेम रखा तो हमने देखा एवरेज रेवेन्यू, फिर टोटल रेवेन्यू निकाला, फिर एवरेज रेवेन्यू, फिर मार्जिनल रेवेन्यू। एंड पे यही देखा कि प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों एक जैसे होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री प्राइस। As we know, firm in perfect competition cannot change the price and follow the market price. मतलब क्या, हमने कहा है ना कि परफेक्ट कंपटीशन में जो बेचने वाला है उससे भी पता हो कि मार्केट में कितनी कीमत चल रही है, जो खरीदने वाला है उससे भी पता हो। खरीदने वाले को तो वैसे भी पता होना चाहिए कि जेब में पैसे उतने रख के जाएगा, उसे पता होगा ये चीज इतने की आनी है, लेकिन यहाँ पर बेचने वाले को भी पता हो, क्यों, क्योंकि ये है परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पर सारे बेचने वालों ने एक ही कीमत रखनी होती है। तो कोई दुकानदार है, उसने अगर बर्गर की कीमत 100 रुपए रखनी है तो वो पहले पता करेगा कि यार यहाँ पर जो बाकी बर्गर की दुकानें हैं उन्होंने कितना रखी हुई है। सब कहेंगे कि यार ये परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है, यहाँ पर हम सब ने मिलकर 90 रुपए प्राइस रखी हुई है, तो वो कहेगा इसका मतलब है मुझे भी 100 नहीं रखनी चाहिए, मुझे भी 90 रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है, सब ने एक जैसी प्राइस रखनी है। तो वो कहते हैं यहाँ पर हमें पता है सब ने एक जैसी रखी हुई है, तो कोई एक दुकानदार डिफरेंट नहीं रख सकता, वो भी क्या करेगा,
फॉलो दी मार्केट प्राइस, जो मार्केट में कीमत चल रही है उसने वही रखनी है। बिकॉज फर्म इज प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर, जो एक दुकानदार है वो प्राइस पे कर रहा है ओवरऑल मार्केट से कि साहब ने कितनी रखी हुई है, वो खुद से प्राइस मेकर नहीं है, खुद से प्राइस नहीं रख सकता। सो इन दिस वे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन बिकम्स इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ होल इंडस्ट्री। मतलब क्या हुआ कि देखें, अब एक दुकानदार है उसने अपनी तरफ से 90 रुपए रखी है, बाकी साहब ने भी 90 रखी है, तो ओवरऑल पूरी मार्केट की कितनी हुई 90 रुपए। तो एक दुकानदार की और पूरी मार्केट की, फर्म मतलब एक दुकानदार, इंडस्ट्री ओवरऑल पूरी मार्केट देखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अब वो क्या बता रहा है, वो कहता है कि फर्म और इंडस्ट्री दोनों की सेम प्राइस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो फर्म है, दुकान है, वो ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री की प्राइस को फॉलो कर रही है, अपनी तरफ से कोई डिफरेंट प्राइस चार्ज नहीं कर रही। तो जाहिर सी बात है जितनी ओवरऑल चल रही है उसने उसी को फॉलो करना है, तो इस तरह से दोनों की सेम प्राइस हो जाती है। हॉरिजॉन्टल रेवेन्यू कर्व शोज दैट फर्म्स रेवेन्यू रिमेन सेम। ऊपर जो कर्व बनी थी रेवेन्यू वाली, देखे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट है, मतलब रेवेन्यू बिल्कुल सेम है, प्राइस सेम है, एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू दोनों सेम है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल ये रिमेन सेम अंडर सच मार्केट मॉडल। पॉजिटिवली स्लोप टोटल रेवेन्यू कर्व रिफ्लेक्ट्स ए लीनियर ग्रोथ इन फर्म्स टोटल रेवेन्यू along with an increase in its sales and output। ये टोटल रेवेन्यू की कर्व अगर हम ड्रा करें तो वो क्या कह रहा है, पॉजिटिवली स्लोप्ड होगी। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू ऐसा ऐसा टोटल रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है जो हम बेच रहे हैं। अच्छा, अब देखें, जहां पर एक है फर्म वाली, एक है फर्म का डायग्राम, एक है इंडस्ट्री का। फर्म सिर्फ एक दुकान है, इंडस्ट्री पूरी है जिसमें कंज्यूमर और दुकान प्रोड्यूसर दोनों को हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखें जो इंडस्ट्री वाली साइड है, यहाँ पर देखें कंज्यूमर की तरफ से डिमांड और फर्म की तरफ से सप्लाई, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और वहां पर देखें फर्म वाली साइड पे जो प्राइस है, वहां पर प्राइस सेम है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पर देखें डिमांड और सप्लाई जहां पर कट कर रहे हैं ना, वहां पर हम कहते हैं कि जब कंज्यूमर की डिमांड और फर्म की सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएं, इंटरसेक्ट करें, तो हम कहते हैं इस टाइम क्या है, इक्विलिब्रियम की हालत में मार्केट। यहाँ पर जो प्राइस चल रही है उसे हम कहते हैं ये एक बैलेंस्ड प्राइस है या इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है कि इंडस्ट्री की जो इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस है वो और फर्म की जो प्राइस है दोनों इक्वल है। ग्राफ के ऊपर हमने शो कर दिया है कि यहाँ पर देखें वर्टिकल इंडस्ट्री वाली साइड पे देखें जो वर्टिकल एक्सेस है प्राइस वाला पी की जो लाइन ड्रा की गई है वो, और उधर जो फर्म वाली साइड पे पी की लाइन ड्रा की गई है, बिल्कुल सीधे आपस में मैच हो रही है। तो हम जस्ट शो कर रहे हैं कि इधर से इंडस्ट्री की जो प्राइस है मार्केट प्राइस, और उधर से जो फर्म की है वो दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि फर्म यहाँ पर इंडस्ट्री को फॉलो करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ पर फर्म अपनी मर्जी की प्राइस नहीं रखती, वो वही रखती है जो ओवरऑल इंडस्ट्री में चल रही होती है, जो बाकियों ने रखी होती है। तो इसलिए हम इसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं।